प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। विद्यार्थियों, पिछले कुछ वीडियो में हम कोशिका विभाजन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हम समसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ चुके हैं। समसूत्री विभाजन में केंद्रक विभाजन की जो विभिन्न प्रावस्थाएं हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया है विद्यार्थियों, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज ये केंद्रक द्रव्य विभाजन यानी कैरियोकाइनेसिस की विभिन्न अवस्थाएं हैं। हमने पहले भी चर्चा की थी विद्यार्थियों कि चाहे समसूत्री विभाजन हो या अर्धसूत्री विभाजन हो, सभी में पहले केंद्रक विभाजन होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, और उसके बाद एक केंद्रक से जब दो केंद्रक बन जाते हैं तो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। आज हम इस कोशिका द्रव्य विभाजन के बारे में ही अध्ययन करेंगे। चाहे यह समसूत्री विभाजन हो चाहे अर्धसूत्री विभाजन हो, कोशिका द्रव्य विभाजन दोनों में ही पाया जाता है। चूँकि हम समसूत्री विभाजन में केंद्रक द्रव्य विभाजन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब हम समसूत्री विभाजन में ही कोशिका द्रव्य विभाजन साइटोकाइनेसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए जानते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन या साइटोकाइनेसिस क्या होता है। विद्यार्थियों, कोशिका द्रव्य विभाजन उत्तर अंत्यावस्था यानी लेट टीलोफेज में ही जब दो संतति केंद्रक डॉटर न्यूक्लियाई निर्मित हो जाते हैं तब कोशिका द्रव्य का विभाजन प्रारंभ हो जाता है। हम पढ़ चुके हैं कि केंद्रक द्रव्य विभाजन यानी कैरियोकाइनेसिस में एक केंद्रक से दो केंद्रकों का निर्माण होता है, जो टीलोफेज अवस्था में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाते हैं। तो जैसे ही दो केंद्रक बनेंगे और वो अपनी अंतिम अवस्था में होंगे, तभी कोशिका द्रव्य विभाजन का निर्माण शुरू हो जाता है। विद्यार्थियों, कोशिका द्रव्य विभाजन दो प्रकार से होता है, खांच निर्माण यानी फरो फॉर्मेशन मेथड, और दूसरा है कोशिका पट्टी निर्माण सेल प्लेट फॉर्मेशन मेथड। पादप और जंतुओं में ये दोनों अलग अलग प्रकार से होते हैं। पादपों में विद्यार्थियों जो कोशिका द्रव्य विभाजन है वो कोशिका पट्टी विधि के द्वारा होता है, सेल प्लेट विधि के द्वारा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो केंद्रक हैं। दोनों केंद्रकों के बीच में ये एक पट्टी, जिसको सेल प्लेट कहेंगे, उसका निर्माण होता है। यह मध्य भाग में निर्मित होती है और उसके बाद यह परिधि की तरफ गमन करती है। जबकि जंतु कोशिकाओं में संकुचन या खांच विधि के द्वारा कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, जिसमें कोशिका के मध्य में दोनों तरफ एक खांच बनती है। धीरे धीरे वह अंदर तक जाती है और फिर दो कोशिकाएं अलग हो जाती हैं। तो कोशिका द्रव्य विभाजन दो प्रकार का होता है। पहला है खांच निर्माण विधि, फरो फॉर्मेशन मेथड। इस विधि द्वारा निम्न पादपों जैसे एक कोशिकीय शैवाल, जीवाणु, बीजाणु उत्पादन के दौरान अथवा जंतु में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। कोशिका के माध्यमिक भाग में एक संकीर्णन उत्पन्न होता है, जो धीरे धीरे केंद्र की ओर बढ़ जाता है, बढ़कर गहरी खांच उत्पन्न कर देता है। अंततः दो संतति कोशिकाएं एक दूसरे से पृथक होकर अलग हो जाती हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये एक कोशिका है, इसके बीच में गहरी खांच का निर्माण होगा और फिर वह खांच दोनों तरफ से अंदर की ओर गमन करेगी और फिर एक कोशिका दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। जबकि पादप कोशिकाओं में कोशिका के बीच में एक पट्टी सेल प्लेट का निर्माण होता है, जो धीरे धीरे मध्य भाग से परिधीय भाग की तरफ गति करेगी और अंत में दो कोशिकाओं के रूप में पृथक हो जाती है। दूसरा है कोशिका पट्टी निर्माण विधि। उच्च पादपों की दृढ़ कोशिका भित्ति का निर्माण कोशिका पट्टी द्वारा होता है।
तर्कु के लगभग मध्य में कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट के कण एकत्रित होकर एक पट्टिका यानी प्लेट का निर्माण करते हैं। तो तर्कु उपकरण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बीच में ही कैल्शियम और मैग्नीशियम से निर्मित एक प्लेट या एक पट्टिका का निर्माण होता है। कोशिका के माध्यमिक भाग में तर्कु के विखंडित भाग, गोल्जिकाएं की पुट्टिकाएं व ईआर के विखंडित भाग, जिन्हें फ्रेगमोप्लास्ट भी कहा जाता है, एकत्र होने लगते हैं। विद्यार्थियों, कोशिका भित्ति के बारे में भी हमने पढ़ा था। कोशिका भित्ति के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि कोशिका भित्ति का निर्माण गोल्जिकाएं की पुट्टिकाएं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःद्रव्य जालिका, इनके द्वारा होता है। तर्कु भी जो नष्ट हो जाते हैं धीरे धीरे या जो विघटित होने लगते हैं, तो वो भी तर्कु जो उपकरण है उसके मध्य भाग में आकर एकत्रित होने लगते हैं और वो कोशिका पट्टी का निर्माण करते हैं। यह पट्टिका तत्पश्चात मध्य पटलिका में परिवर्तित हो जाती है। यानी जो सेल प्लेट है या कोशिका पट्टिका है वह मिडिल लैमेली मध्य पटलिका में परिवर्तित हो जाती है। और हम जानते हैं कि मध्य पटलिका कोशिका भित्ति में सबसे पहले निर्मित होती है। उसके दोनों तरफ फिर प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति, तृतीयक, ये भित्तियाँ निर्मित होती हैं। ये कोशिका भित्तियाँ निर्मित होती हैं और उस प्रकार से फिर एक पूरी कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार सेलुलोज तथा अन्य भित्ति पदार्थों के जमा होने के साथ ही संपूर्ण कोशिका दो एक समान संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इस अवस्था के पूर्ण होने पर समसूत्री विभाजन समाप्त हो जाता है। एक जनक कोशिका से दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में तुलना भी हम कर सकते हैं, क्योंकि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। विद्यार्थियों, इस प्रकार से जो समसूत्री विभाजन है उसमें एक कोशिका से दो कोशिकाएं निर्मित होंगी। निर्मित होने वाली कोशिकाएं आनुवंशिक रूप से अपनी मदर सेल यानी जो जनक कोशिका होगी उसके समान होंगी और उनमें गुणसूत्रों की संख्या भी जो जनक कोशिका होती है उसी के समान होंगी। तो इस प्रकार से समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। आगे के वीडियो में हम अर्धसूत्री विभाजन के बारे में जानेंगे और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान हम पढ़ेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही नए लक्षणों की उत्पत्ति होती है, नए जो संयोजन है, न्यू कॉम्बिनेशन, उनका निर्माण होता है और विकास की प्रक्रिया के लिए अर्धसूत्री विभाजन जरूरी होता है। लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि लैंगिक जनन में युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन अत्यधिक जरूरी होता है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।